ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये होता है -Gm/m/r, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है मेरे बच्चों -Gm/r। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। वास्तव में वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे बेटे, इस टाइम डेरिवेशन कर नहीं सकते। वो KQ/r होता है तो ये -Gm/r। K की जगह पे कैपिटल G रखना है, Q की जगह पर M रखना है, R की जगह पे R रखना है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है -Gmm/r, वेरी मच सिंपल टू KQ1Q2/r, वहीं से आती है। बात आती है कि सर यहां माइनस क्यों आता है, तो सर ध्यान से कि नेगेटिव मतलब जो है बेटा वो है अट्रैक्शन। नेगेटिव मतलब है वो क्या है, अट्रैक्शन। अब आप बोलें सर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले को आप नेगेटिव क्यों नहीं बोल रहे, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई वहां पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी मैं माइनस का लिखूंगा, तो मैं लिख दूंगा -KQ1Q2/r, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल, आप मुझे बताओ बोर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अबाउट न्यूक्लियस ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स और सम अदर काइंड ऑफ फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, कौन सा फोर्स है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अबाउट न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। अट्रैक्टिव फोर्स, कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है? न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो क्या मैं कोलंबियन अट्रैक्शन बोल सकता हूं? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? जो न्यूक्लियस है बेटे ड्यू टू प्रोटॉन, वो क्या है, पॉजिटिव है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो प्लस इंटू माइनस करने से बेहतर है कि अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव साइन यूज कर लो। तो याद करो बेटा, क्या वहां पर नेगेटिव साइन नहीं आता क्या? याद करो, पोटेंशियल एनर्जी KZE इस माइनस का KZE स्मॉल e अपॉन r यूज नहीं करते बेटा? वहां पर क्या आप चीजें यूज नहीं करते? इनफैक्ट जो अभी हम पढ़ेंगे, जो पूरा का पूरा सैटेलाइट मोशन पढ़ेंगे, वो सैटेलाइट मोशन जो है बोर एटॉमिक मॉडल वाला ही तो है। वही काइनेटिक एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी, वही टोटल एनर्जी। तो ये ध्यान रखो कि नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन। अब क्यों, थोड़ा सा मैं डिस्कशन आपके साथ इस पे कर सकता हूं। वो डिस्कशन ये है कि हम कह रहे हैं नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो है वो बाहर जाती हैं या अंदर की तरफ? बेटे अंदर की तरफ आती हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर। क्या मैं इसको बेटे नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरह ले सकता हूं? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो अगर ये अट्रैक्टिव है और नेगेटिव चार्ज भी अपनी तरफ खींचता है बेटे चीजों को, किस लिए? क्योंकि रेफरेंस हमेशा टेस्ट चार्ज माना जाता है, उस रेफरेंस को नेगेटिव बेटे अंदर की तरफ खींचता है। मैं कहता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी अंदर की तरफ ही होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है। अब जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बोलूंगा, दोबारा बोलूंगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उधर पोटेंशियल कम होता है बेटे। E इज इक्वल टू -dV/dr, E इज इक्वल टू -dV/dr। वहां भी सुनाऊंगा, वहां भी पढ़ाऊंगा बेटा, यहां भी बता रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि वहां पर जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है उधर फील्ड लाइंस होती है। दोबारा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वट एवर इज द फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, वट एवर इज द फील्ड, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जाती हैं उस डायरेक्शन में पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। बरोबर बेटे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, इसको छोड़ूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है बेटे? कम कर रहा है। तो फील्ड लाइन किधर है? नीचे। दो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी KQ1Q2/r, छोड़ूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा बेटे दूर भागेगा तो r की वैल्यू बढ़ रही है। r बढ़ रही है तो ओबियस सी बात है 1/r, अगर मतलब बेटा r बढ़ेगा 1/r कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसमें भी बेटे डिवाइड में r होता है, तो यहां पे नेगेटिव लगाना जरूरी हो गया कि नहीं हो गया? वरना तुम यहां r से जज कर लोगे इसको। कुछ आइडिया लग रहा है क्या बताना चाह रहा हूं? वही की वही कहानी अपने को यहां पे पढ़नी है। तो अब आप ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आपको बेटे देखना पड़ेगा। यहां पर पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, ये आपको सारी चीज देखनी पड़ेगी। देखो यहां पे बेटे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा बेटे, इनसाइड अर्थ, पृथ्वी के अंदर, क्या मैं बेटे पोटेंशियल की वैल्यू दे दूं माइनस का Gm/2r³ 3r² -r²? कभी ऐसा कुछ देखा फॉर्मूला? माइनस का बाकी लोग लिखो भाई, जो लोग उपस्थित हैं जरा एक बार
अबे गुड आफ्टरनून मत लिख दो, तो तुम चाहे हेलो लिख दो, हाय लिख दो, ये तो पता लगे कि तुम लिख रहे हो, लिखना जानते हो। अबे तुम लोग भी लिख दो ना, तुम बोलो सर हम मुंह से ही बोल रहे हैं, हम लिखें क्यों? ओके, पता तो लगे कि भाई प्रेजेंट हैं आप लोग। चलो अब इधर 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 ध्यान देना बेटा। v इक्वल टू क्या आता है, माइनस का gm अपॉन 2r³ 3r² माइनस r², ये होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता तो माइनस को मैं क्या कर देता, प्लस kq अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। कौन सा केस ले रहा हूं, स्फीयर के अंदर। क्यों? क्योंकि बेटे बाहर वाले तो इजी आंसर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम में बताऊंगा ही, आउटसाइड kq बाई r², सरफेस पे आते ही kq बाई कैपिटल r², अंदर आते ही फिर देखा जाता है कंडक्टिंग है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धीमे धीमे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डिस्कस कर दूंगा, तो उससे बेहतर है हम प्लेनेट के या हैवी मास के अंदर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बेटे। तो अंदर ये है, जैसे ही मैं आपसे बोलूं बेटे कि बिल्कुल इनसाइड एग्जैक्ट सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर, जैसे ही एग्जैक्ट सेंटर बोल दूं, ये आर कहां से मेजर होता है बेटे, आर वहीं से मेजर होता है। एग्जैक्ट सेंटर पे स्मॉल आर इक्वल टू 0, बताओगे कितना आएगा, v इक्वल टू, ये 0 हो गया बेटा जी, ठीक है। ये r² है बेटा, तो एक r हमारे पास यहां पे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस का 3/2 gm अपॉन r। क्या मैं कह दूं कि ये जो पोटेंशियल है ये एट सेंटर ऑफ अर्थ है या सेंटर ऑफ प्लेनेट है? बेटे ध्यान देना, क्रैश कोर्स की क्लास में एग्जैक्ट वही पॉइंट डिस्कस करो जहां आप क्वेश्चन में फंस सकते हो। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, कल बताया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट द सेंटर ऑफ अर्थ? 0। 1 माइनस डी बाई आर, सेंटर पे पहुंचोगे तो डी आर हो जाएगा, और क्या। तो अच्छा ये मत कहना सर यहां तो सेंटर पे r 0 कह रहे हो, वहां पे, अरे वहां पे डेप्थ कर रहे हैं ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे जाओगे तो सेंटर तक पहुंचोगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, तो 1 माइनस आर बाई आर, ऑब्वियसली बात है 0। तो अर्थ के सेंटर पे, प्लैनेट के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0, मगर पोटेंशियल कितना, -3/2 gm बाई आर। सरफेस पे कितना होता है, -gm बाई आर। बेटे -gm बाई आर बड़ा है या -1.5 gm बाई आर बड़ा है, बोलो बड़ा कौन है? गुड आफ्टरनून, अच्छा तूने ही लिखा है कि और कौन है यार, जुड़े नहीं अभी। हाँ, -1.5 बड़ा है या बेटे -1 बड़ा है? -1 बड़ा है, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है बेटे, कम हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं, तो वहां पे सेंटर पे आता है 3/2 kq बाई आर, वो होता है पॉजिटिव। तो वो पता है क्या कहता है, वो कहता है कि एग्जैक्ट सेंटर से जब हम बाहर जाते हैं बेटे, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटे अगर मैं एग्जैक्ट सेंटर से बाहर जा रहा हूं तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ रहा है, -3/2 से -1 की तरफ जा रहे हो बेटे, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर इस पूरे कहानी में फंसाने के बजाय एक सिंपल सी बात आप बोल देते, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग हमेशा एग्जाम्पल में पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर लेते हैं, तो लाइंस कहां जा रही हैं, बाहर। जिधर लाइन जाएंगी, जिधर फील्ड लाइंस जाएंगी उधर पोटेंशियल कम होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले अगर स्फीयर से अगर बाहर की तरफ जाएंगे बेटा तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तभी हम कहते हैं कि सेंटर पे 3/2 kq बाई आर होता है, बाहर kq बाई आर होता है, तो वहां पर कम होता है। यहां फील्ड लाइन ऐसे आ रही हैं, जिधर फील्ड लाइन जाती हैं उधर पोटेंशियल कम होता है। इसका मतलब कि सरफेस पे ज्यादा होगा और सेंटर पे कम होगा। सिंपली क्या ऐसे भी जज कर सकते हो बेटे, ये पॉइंट आ गया। अब बाकी इस टाइप का डिस्कशन जो मैं करूंगा बेटे, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देख लिया कि कैसे इतना पढ़ाने में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे को डिस्कस कुछ करना पड़ गया, तो वहां पर मैं आपको इसको करवा दूंगा। अब बात आती है बेटे, अब बात आती है work done in throwing an object up to height h। बेटा इसको देखो, बताओ क्या होगा। मैं जरा इस पे एक कपड़ा मार दूं, मुझे लग रहा है थोड़ा डस्ट बेटा इसका ऊपर है अभी, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं इससे मिटा रहा हूं उसको, लिखा हुआ मिट जाएगा क्योंकि वो एक अलग टेक्नोलॉजी में आ रहा है, लेकिन मुझे इसका थोड़ा डस्ट क्लीन करना है।
क्योंकि इसमें चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलो बोल बेटा। वर्क डन इन थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट अप टू हाइट h, वर्क डन कैसे निकालें? कौन सा फील्ड है बेटा? ये कैसा फील्ड है, जल्दी बताओ। कौन सा फील्ड है, कैसा फील्ड है बताओ? कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा नेगेटिव चेंज इन, तो मुझे अगर कोई कह दे श्रीमान वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बजाय मैं लिख दूं यार यू आई माइनस यू एफ। नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यू एफ माइनस यू आई। बेटे माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या यू आई माइनस यू एफ हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा डब्ल्यू जी इज इक्वल टू हो गया यू आई माइनस यू एफ। अब मुझे बताओ कि भाई हर डिस्टेंस अर्थ के केंद्र सेंटर से नापी जाएगी, तो सेंटर से नापी जाएगी। तो बेटे जल्दी से बताओ कि ये कितना है हमारे पास में आर। आपने बेटा जी इसको एच ऊपर और फेंक दिया, एच ऊपर और फेंक दिया। तो जब जमीन पे फेंका था बेटे वहां से और बाद में अगर देखो तो इनिशियली कहां पे था? यू इनिशियल क्या था बेटे? माइनस का जी एम एम अपॉन आर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। माइनस का जी कैपिटल एम बड़ी बॉडी यानी कि प्लैनेट, दूसरी बॉडी यानी कि स्मॉल मास, अपॉन आर यानी कि सेंटर से कहां था बेटा? यहां पे था। क्या मास को फेंकने से पहले वो मास सरफेस पे था? अगर अर्थ के सरफेस पे था तो सेंटर से कितनी दूर था? आर था। तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। एच हाइट पे फेंक दिया तो माइनस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ बेटा। फाइनल का फाइनल 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 बिल्कुल बिल्कुल एक बार और माइनस जी एम एम में कोई बदलाव नहीं, लेकिन बेटे जैसे ही वो यहां से यहां मतलब यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां टोटल हाइट कितनी हो जाएगी अब? आर प्लस एच। अब आप बोले सर ये डायरेक्ट क्यों करवा रहे हो, फॉर्मूला लिखवाओ। बेटा मैं फॉर्मूला ही लिखवाऊंगा आपको, इसलिए बता रहा हूं कि मैं तो ये मान रहा हूं ना कि भाई आपने बॉडी को ऊपर फेंका तो ऊपर जाकर फाइनली बेटा आंसर जीरो हो गया, पर आपने ऐसी हाइट पे पूछा जहां वो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, मास और ऊपर ट्रेवल कर रहा है। तो अगर बीच में किसी पॉइंट पे पूछ लिया तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी कि नहीं आएगी? तो हमें काइनेटिक एनर्जी भी लगानी आनी चाहिए। आप बात समझना, हम फॉर्मूला याद जरूर कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर साहब ये बोल सकते हैं कि देयर वाज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द प्लैनेट सरफेस, देन इट like with some initial velocity u or whatever was the velocity, it was thrown at some particular height h, okay, and at that particular point find kinetic energy। तो पूछ सकता है तो क्या मैं दोनों ही तरफ काइनेटिक और पोटेंशियल लिखूंगा बेटा? सिंपल। तो अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे तो चलो मैं सिर्फ वर्क डन निकाल रहा हूं, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं यहाँ पे। अब क्या हो गया ये बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया क्या? ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, तो जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इस तरीके से भी कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, जी एम एम को कॉमन लूंगा, 1 अपॉन आर प्लस एच माइनस 1 अपॉन आर लूंगा, फिर मैं चुपके से एक ट्रिक लगा दूंगा, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए मैं लिखूंगा कि भाई जी एम इज इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर होता है। नहीं लिख सकते क्या बेटा? आपको नहीं लगता कि बेटा हम ये कर सकते हैं? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये आर स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई कर दो, जी एम इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर हो गया। इसको उठा के यहां पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आने जा रहा है। दिमाग इधर दिमाग इधर दिमाग इधर। फाइनली बेटा जो फॉर्मूला आपको अब याद रखना है वो याद रखना है कि दिस वर्क डन विच इज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेटा हमारे पास वर्क डन बाई ग्रेविटी के हिसाब से बात करूं तो माइनस एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। और सिर्फ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कर दूं तो आप खुद अच्छे से जानते बेटा एच हाइट पर फेंकने का काम किसका होगा? सोच के देखो यार, एच हाइट पे कौन फेंकेगा? एक्सटर्नल फेंकेगा। एक्सटर्नल ने फेंका है, यहां पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम अपॉन आर, ऊपर जाके होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। बेटा डिवाइड वाला नंबर बढ़ा है तो नंबर छोटा हुआ है, लेकिन माइनस लगा है वहां पे तो बड़ा हुआ है कम हुआ है। आप फिर कंफ्यूज हो तो बोलना सर एक मिनट ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो ग्रेविटेशन में फील्ड लाइन ऐसे जाती है, हाँ। तो सर इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, आपने कहा फेंका है ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल तो एक्सटर्नल बोलेगा, इनिशियल माइनस फाइनल कौन बोलेगा बेटे? वर्क डन बाय ग्रेविटी। कुछ आइडिया लग गया? जब भी प्लस माइनस में फंसो हमेशा ये देख लो कि इन्होंने किया क्या है। अगर फील्ड के अलोंग भेजा है
तो बेटा जी क्या होगा कि ये कम होगा और ये ज्यादा, तो फाइनल माइनस इनिशियल में कम माइनस ज्यादा करोगे। कुछ बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे है, मैंने ऊपर फेंका बेटा, ये जाता है हाई टू लो पोटेंशियल, मैंने फेंक दिया लो टू हाई, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो बेटा ये ज्यादा और ये कम। क्या मैं कह दूं इसका, क्या मैं कह दूं इसका आंसर आ जाएगा mgh अपॉन 1 प्लस h बाई आर। क्या ये हो गया बेटा मेरे पास? अब यहां पे फॉर वेरी स्मॉल हाइट, बहुत ही कम हाइट है, बहुत ही कम हाइट है, बहुत ही कम हाइट है, तो ये बेटा नेग्लिजिबल है यार। कैपिटल आर के सामने स्मॉल एच नेग्लिजिबल ही हो जाएगा। अगर ये नेग्लिजिबल है तो क्या ये पोर्शन जीरो हो गया बेटा? ये पोर्शन जीरो हो गया, तो क्या मेरे पास जो W है, क्या मेरे पास जो W है बेटा वो वेरी स्मॉल हाइट के लिए हाँ, जो वेरी स्मॉल हाइट के लिए आंसर मेरे पास mgh आ जाएगा। अरे यही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यही तो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अब तक जो तुम पढ़ रहे थे वो यहीं से आती है। इसका स्पेशल केस ये है, आप समझ गए? अब आपको याद कौन सा करना है? इसका स्पेशल केस ये है, किसी टावर से गिरा दिया, इतनी हाइट से गिरा दिया, इतनी ऊपर फेंक दिया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। वो mgh एक्चुअली में यहां से आता है बेटा। तो अब आपको कौन सा याद करना है? 1 प्लस h बाई आर। तो मुझे अब करण जवाब देगा, व्हाट विल बी वर्क डन टू थ्रो अ बॉडी एट equal to a height of earth radius? Find work done by external force to throw an object equal to earth radius। बेटा अर्थ रेडियस का सिंपल सा मतलब पता है क्या बोल रहा हूं मैं? कितनी ऊपर फेंक रहे हैं? h इज इक्वल टू आर। बताओ जल्दी से, बताओ। तुमने ग्रुप में शेयर कर दिया ना? आज में देखिए सुमित और सब लोग कहाँ हैं भाई? पीयूष, सुमित, कोई भी ऐड नहीं हुआ आज। आज वो लोग सारे के सारे कोई भी ऐड नहीं हुआ है क्या इनमें? लिंक भेजा क्या ग्रुप में? उसमें लिखो ना ज्वाइन फास्ट। ऐसे कैसे सारे के सारे ही नहीं आए यार? हाउ इज दैट पॉसिबल? जो लोग प्रेजेंट है एक बार अटेंडेंस दर्ज कराएं। मैंने 10 मिनट ही लिखा था ना, 10 मिनट डिले। चलो आंसर बताओ। बेटा जी H इक्वल टू एक मिनट, H इक्वल टू आर, तो R बाई आर 1 प्लस 1, तो इधर वाले H को भी तो R लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख दूं बेटा सीधा? mgr अपॉन 2। py को चेक कर लो, यही तो क्वेश्चन है। H को क्या कर दिया? R। ये मत लगा देना, ये मत लगा देना रीजन। अरे अर्थ के रेडियस तक की हाइट पे फेंक रहा हूं, तो छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। अर्थ नेग्लिजिबल, H नेग्लिजिबल तो 5-10% के बाद भी नहीं होगा बेटा। तो अगर इतने आप ऊपर फेंक रहे हो कि जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल है, तो नेग्लिजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सीधा बेटे H को R लिख दो, 1 प्लस आर बाई आर कर लोगे। फिर अब आप समझ गए कि अब मैं आपसे कहूं कि R/2 पे फेंक दिया, R/4 पे फेंक दिया, आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये बेटा मैंने क्यों बताया, इसका एक मकसद था मेरा, वो मैं आपको बता देता हूं बेटा। अब आप लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि बेटा, जैसे कि आपके पास में अर्थ प्लैनेट हमारा यहां पे है, ये जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ प्लैनेट r है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ध्यान देना मेरे बच्चों, जो mgh बोल देते हो ना, वो भी सेंटर ऑफ द प्लैनेट ही है, पर उस r को तुमने स्मॉल g के अंदर छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे बेटा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे ऊपर,
ऑब्जेक्ट को फेंकोगे ऊपर तो जाहिर सी बात है कि बेटा आप किसी न किसी वेलोसिटी से फेंकोगे। मैं यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक दूं बेटा, यू वेलोसिटी से फेंका। अब किसी पॉइंट पर मैं कहूं कि यार ये एच हाइट तक गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। पर हम क्यों माने, हो सकता है कहते जी एच हाइट तक गई, पर हमें तो तुम h/2 तक हाइट तक बताओ। आप समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम यू स्क्वायर। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर हो गई माइनस का Gm/m/r। सोच के चलना यार, कॉन्सेप्चुअली सही रहो। फॉर्मूले बता के मैं खत्म कर देता, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर के साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो जज करवा सकते हैं कि यार ये फॉर्मूला याद करके है तो थोड़ा सा उससे 2 स्टेप पीछे करवा दें। ठीक है, इक्वल टू बेटे किसी पर्टिकुलर जगह पे गई तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ एम एम अपॉन, भाई जितनी हाइट पे गई उतना लिख दिया। क्या ये इक्वेशन बनानी आ गई बेटे सबको? ठीक है, तो ये इक्वेशन बनानी आपने सीख ली बेटा, इक्वेशन कैसे बनती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। तो आपने इक्वेशन को बना दिया। अब यहां से एग्जामिनर साहब के ऊपर है कि भाई वो आगे आपसे क्या सॉल्व कराना चाहते हैं। वो कहते हैं जी एच हाइट पे जाके बॉल रुक गई, एच हाइट तक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या कर दोगे, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या कर दोगे, जीरो। तो आप बेटा जी हाफ एम यू स्क्वायर और इसको इस साइड में लाकर कैलकुलेशन कर सकते हो। कुल मिला के ये है कि अगर सरफेस से बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, अगर ऊपर फेंक रहे हो तो उस केस के अंदर आपको ये लगाना आना चाहिए, या तो सीधा सपाट क्वेश्चन है तो फॉर्मूला हमें याद है, सॉल्व कर दो। सीधा सपाट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये सॉल्व करना आना चाहिए। क्या बात समझ गए? क्या हम इसके तरीके के किसी भी क्वेश्चन में अब नहीं फंसेंगे बेटे? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं बेटा, अब इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, आपसे कहूं बेटे अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्बिटल, या फिर मैं यूं बोलूं तो बेटा सैटेलाइट। ठीक है, अब मुझे स्पेलिंग छोड़ के सब सही बताऊंगा बेटा। सैटेलाइट मोशन, क्या ये जो मैं अभी लिख रहा हूं आपके सामने सैटेलाइट मोशन, क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि एक्चुअली में बेटा जी ये बोर मॉडल भी इसी पर बेस्ड है? यही कहानी है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस भाई साहब के बीच की भी कहानी यही है। बस इलेक्ट्रॉन को हम मास m दे रहे हैं, न्यूक्लियस को बोल रहे हैं कैपिटल M, और न्यूक्लियस को हम एक्चुअली में बोलेंगे बेटा जी प्लैनेट, हैवी बॉडी, इसको हम बोलेंगे स्मॉल बॉडी। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल बेटे। देखो कोई दिक्कत नहीं बेटा। हम प्लैनेट का मास m दे रहे हैं और m मास किसका दे रहे हैं, बॉडी का। आप ये मानो बेटा यहाँ पे m मास अगर मैं इलेक्ट्रॉन का दे दूं और बड़ा प्लैनेट यानी कि न्यूक्लियस दे दूं तो भी तो सेम कहानी आने वाली है। अब सेम कहानी से हम देखो चीजों को करेंगे सॉल्व। अब बताओ कि हम एलिप्टिकल ऑर्बिट को सर्कुलर मान के पूरी पिक्चर सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसी ऑर्बिट है, एग्जैक्टली ऑर्बिट कैसी बेटा, एलिप्टिकल। हम क्या मानेंगे, सर्कुलर। सो बोर एटॉमिक मॉडल का एक ड्रॉबैक ये भी है कि बोर अज्यूम्ड द सर्कुलर ऑर्बिट्स, सो वी डिड, बट द फैक्ट इज द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। केपलर जी ने बताया था बेटा कि एलिप्टिकल, हम सर्कुलर मान के सॉल्व कर रहे हैं। अब बताओ कि जी एक मास है m, इसके चारों तरफ आराम से मस्त होके घूम रहा है बेटा जी कोई स्मॉल मास m सैटेलाइट। जल्दी से बताओ क्या मैं कह दूं कि बेटा जी घूमने के लिए ये है, कोई भी बॉडी घूम रही है तो उसको ये प्रोवाइड हो रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, कर्ण। ध्यान सुनना बेटा क्या कहने जा रहा हूं, पूरा दिमाग लगा। अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उस पर mv²/r मिल रहा है उसको। r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, और ये हमेशा कोई ना कोई फोर्स दे रहा है। ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है, तो g कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट और मास ऑफ मून। क्या बेटा यही आंसर होने वाला है। स्मॉल r इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये दोनों ही सेंटर ऑफ अर्थ से है। अगर कह दूं कि सैटेलाइट इज वेरी क्लोज, अगर मैं आपसे कह दूं बेटा, आपसे कह दूं कि ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, h ऑफ सैटेलाइट इज वेरी लेस, तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा जी ये जो स्मॉल r है ये लगभग बराबर कैपिटल R के हो जाएगा।
यानी कि इसका मतलब कि बेटे जिसको मैं आपके सामने r प्लस एच ले रहा हूं वो नियर बाई r के इक्वल हो जाएगा। भाई ध्यान से सुन लेना इस बात को। और सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट विच इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो बेटा जी r तो रेडियस हो गई, h हाइट पे सैटेलाइट उड़ रहा है, इसी r प्लस एच को मैंने नाम क्या दे दिया, स्मॉल r। ये स्मॉल r क्या है बेटा, स्मॉल r प्लस एच ही तो है कि ये बेटा जी यहाँ पे r है, हाइट मान लो h है, या कॉमन सेंस लगाओ तो मैं इधर भी हाइट ले सकता हूं, तो बेटे r प्लस एच को स्मॉल r लिया मैंने। अगर वो कह दे h इज वेरी स्मॉल, सैटेलाइट बहुत नजदीक है, तो स्मॉल r को रेडियस ऑफ प्लेनेट कैपिटल R माना जा सकता है। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। अब मुझे बताओ यहां से कि बेटे क्या कैलकुलेशन आएगी। एक m से m कैंसिल, एक r से बेटे ये r कैंसिल, जल्दी बताओ। v ऑर्बिटल इज इक्वल टू रूट ऑफ gm बाई r। क्या मैं इसको ये भी कह सकता हूं बेटे कि ये gm बाई r प्लस एच है। अब करण जो है, जो अभी ध्यान नहीं दे रहा है, उसको पता नहीं है कि एग्जामिनर भाई साहब यहीं से बेवकूफ बना देते हैं। बच्चे सोचते सर ये है या ये, अरे एक ही बात है यार। r फिक्स कर दो तो h बताना पड़ेगा, तो सेंटर से r प्लस एच हो गया। नहीं तो बेटे इससे सेंटर से पूरे को स्मॉल r ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये हमारे पास क्या आ गया, v ऑर्बिटल, कोई दिक्कत नहीं, v ऑर्बिटल। अगर 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 मैं आपसे कह दूं बेटे कि h नेग्लिजिबल है तो क्या होगा, h वेरी स्मॉल, यानी कि जो सैटेलाइट है बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में उड़ रही बेटा, बिल्कुल। तो मैं क्या 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 करूं जल्दी बताओ। मैं r को, यानी कि r प्लस एच को बेटे, r और r प्लस एच जो बराबर है उसे लगभग बेटा r के बराबर ले सकता हूं क्या। ठीक है, मैं बेटे लगभग r के बराबर ले सकता हूं उसको, बिल्कुल। क्या आंसर हो जाएगा जल्दी बताओ। यस, v ऑर्बिटल हमारे पास हो जाएगा बेटा रूट जी एम बाई कैपिटल R, रूट जी एम बाई कैपिटल R। अगर मैं आपसे कह दूं बेटा कि ये इस कैपिटल जी एम को मैं जी आर स्क्वायर लेना चाहता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान सुनो। जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, दिमाग लगाना, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बेटे बोलो, ये कैपिटल आर ही रहेगा। जैसे ही जी आर स्क्वायर लिख दूंगा, आर से आर कैंसिल, तो वी ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी आर। बेटा कुछ आइडिया लगा सकते हो कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूं जी की वैल्यू आर की वैल्यू से बेटा, लगभग कितना आएगा, 8 पॉइंट, चलो ये मैं आपको बेटा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, और मीटर नहीं किलोमीटर पर सेकेंड प्लीज, है ना, नॉट मीटर, किलोमीटर पर सेकेंड। रूट जी आर होते ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आर 6400 किलोमीटर होता है, स्मॉल जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हालांकि बेटे उस साइड तक कम हो जाती है, पर अप्रोक्सीमेट अपने ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट करके ले लोगे। किलोमीटर पर आर को बेटा जरा चेक कर लेना, नहीं तो अभी आप एक बार इंटरनेट पे चेक कर लेना कि बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट जो है, द सैटेलाइट विच इज क्लोज टू अर्थ सरफेस, इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटीज अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 8.8 है, शायद बेटा 8.8 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, फिर भी आप इसको वेरीफाई कर लेना, राइट। चलो मुझे यहां से आप बताओ टाइम पीरियड, सैटेलाइट द्वारा चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय। बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं बेटा जी यहां पर टाइम पीरियड, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या यही तो बात है बेटा। टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा जी एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई आर, तो स्पीड कितनी है ऑर्बिटल, तो जल्दी से इसकी वैल्यू पुट करो, जल्दी से वैल्यू पुट करो। t इज इक्वल टू 2 पाई, बेटे r को r लिखो, v नॉट को जब तक कुछ ना दिया जाए तो भैया v नॉट का फॉर्मूला यही लेना है। ठीक है, ये सब तो बाद में अपनों ने किए हैं बेटे, अपनों ने माने हैं बेटे। हाँ, तो रूट जी एम अपॉन आर, मैं सीधा बेटा ऐसे कर दूं क्या, ये रूट आर और यहां पे बेटा जी जी एम कर दूं क्या मैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। और सुहानी बताएगी मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखने वाला हूं।
स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बेटा बहुत से क्वेश्चन है जो बच्चे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो बहुत हल्के में ले रहे हैं सब्जेक्ट को, थोड़ा ध्यान दें। जो एक्सपीरियंस बेटा जितना है ना वो सारा लगा दिया मैंने इस पे। छोटे छोटे पॉइंट ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ, स्पेशल केस क्या आ सकते हैं। अब आप देखो तो आपको इसमें सारे कांस्टेंट पता है सिवाय स्मॉल आर के, सिवाय स्मॉल आर के। तो क्या मैं इस कैपिटल जीएम को स्मॉल जी आर स्क्वायर नहीं लिख सकता? स्मॉल जी आर स्क्वायर लिखूंगा, आर स्क्वायर का आर तो बाहर आ गया बेटा, तो 2 पाई अपॉन 6400। स्मॉल जी को बेटा 10 ले लो, तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते? एक सैटेलाइट R1 में उड़ रहा है, टाइम पीरियड T1 है, दूसरा R2 में उड़ रहा है, टाइम पीरियड T2 है, तो क्या मैं T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, कैपलस थर्ड लॉ यहीं से तो आता है, यहीं से तो आता है बेटा। क्लियर है एकदम? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए इससे। एस्केप वेलोसिटी जल्दी से बताओ बेटे, एस्केप। अच्छा, इस पीछे वाले में बेटा ओमेगा भी पूछ सकते थे। क्या हम ओमेगा निकाल सकते थे? जब तुमने टाइम पीरियड निकाल लिया है तो 2 पाई बाई ओमेगा कर दो। 2 पाई बाई ओमेगा करते बेटे सिंपल सी बात है कि हम इसको पलट देते, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास था। पर अब वही है कि अब छोटे छोटे फॉर्मूला आप जोड़ो, फिर कल को बेटा एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लो, फिर एमवीआर भी कर दो। वी भी है तुम्हारे पास, आर भी है, एम से मल्टीप्लाई। सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शन, जैसे जैसे आपको फॉर्मूला याद है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एस्केप, वी एस्केप क्या होता है भाई? यहां पे पहले तो चलो लिखना पड़ेगा क्या। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड, पलायन वेग। डेफिनेशन एक ही बार बताऊंगा, ऐसा फेंको कि दोबारा ना आए। द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच अ बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन सच दैट इट नेवर रिटर्न्स। एस्केप तो एस्केप हो गया बेटा। एस्केप आपको पता है एस्केप कैसे है? देखो देखो, कितने कितने से फेंका बेटा? मैंने फेंक दिया हाफ एम। मैंने कहा कि मुझे इसको एस्केप कराना है, बोले तो फिर एस्केप स्पीड से फेंको। मैंने कहा ओके, तो इतनी स्पीड से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अर्थ सरफेस पे? इतनी। बेटा जी एस्केप कर गया, एस्केप कर गया मतलब कि मुझे कुछ पता ही नहीं कि कहां गया है। अब एस्केप कर गया तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नहीं मालूम। आप बोलो सर जब एस्केप ही कर गया ना तो आर कितना हो गया, इनफाइनाइट। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताऊंगा बेटे, वहां पे भी डिवाइड में आ रहेगा। जैसे ही बाहर चला जाता है तो रेडियस पे वो कर रहा है बेटे, तो खत्म बेटा। दोनों की कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं, तो क्या मैं सीधा 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 यहां से सॉल्व करूं, यहां से सॉल्व करूं, तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। मैं इसको इस साइड में ले रहा हूं, इसको इस साइड में ले रहा हूं, बिल्कुल बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहां से मेरे पास v एस्केप आ जाएगा अंडर रूट क्या आएगा जल्दी बताओ, 2gm अपॉन, ठीक है बेटे, m से m कैंसिल। यानी कि जो सैटेलाइट है वो भी स्मॉल m पे डिपेंड नहीं कर रही, एस्केप स्पीड भी मास पे डिपेंड नहीं कर रही। मतलब सैटेलाइट में तुम्हें मेरे को घुमाना है या कर्ण को घुमाना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि m पे डिपेंड तो वो कर ही नहीं रहा है। यहां पे बात करें तो यहां पे भी कौन सा m है बेटे, प्लैनेट। यानी कि मैं ये कह दूं कि चाहे v ऑर्बिटल है बेटा और v एस्केप है, ठीक है, दोनों बॉडी स्मॉल m, ठीक है, या फिर मैं इसको कहूं बेटे सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करते बेटे। ध्यान देना, दोनों के दोनों जिस बॉडी को फेंका है या जिसको तुम घुमा रहे हो इस पर वो दोनों डिपेंड नहीं करते। अब जल्दी से बताओ बेटा कि यहाँ पे √2gm अपॉन आर कैपिटल रखना। कुछ बच्चे यहाँ पर भी स्मॉल आर लिख देते हैं, फिर कहते हैं सर अगर पास में है तो एस्केप स्पीड में भी स्मॉल आर। अरे सैटेलाइट घुमाते हो तुम ऐसे mv²/r के सहारे, इसको एस्केप कराते हो तुम काइनेटिक एनर्जी के सहारे, स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी सहारे, तो यहां पर बेटा कैपिटल आर ही आता है। अब बताओ कि क्या क्या मैं इसको अगर मैं इसको क्या लिखूं बेटे, √gm को स्मॉल g r² लिख दूं तो क्या √2gr हो जाएगा क्या, स्मॉल g r², r से r कैंसिल बेटे, क्या ये आ जाएगा?
क्या मैं कह सकता हूं कि ये आएगा 11.2 किलोमीटर पर, लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बेटा। ये वैल्यू इसकी आती है। क्यों? क्योंकि सही मायने में स्मॉल जी की एक्यूरेट वैल्यू हमें भी नहीं पता। हम जहां पे वहां पे स्मॉल जी 10 है, क्या 9.8 है? नहीं है। कहां से लाओगे बेटा? हम जहां पे क्या वहां पर mv²/r भी तो लग रहा है हमारे ऊपर। तो हम लोग कहते हैं कि सबसे मिनिमम कहाँ है, सबसे मैक्सिमम कहाँ है। हम लोग अच्छा, फिर जहां पे यहाँ पे बेटे हो सकता है कश्मीर का इलाका हो, हिमाचल हो, हाइट थोड़ी ऊपर हो सकता है हम डेक्कन, जिसको बेटे दक्षिण कहते हैं, दक्षिण को अंग्रेज जो है क्या कहते हैं, दक्षिण प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो दक्षिण को क्या बोलते थे, दक्षिण। जैसे हम लोग, पता है हम लोग, अगर आपने देखा हो कभी गांव वगैरह में, दक्षिण दक्षिण शब्द बोल देते थे, तो दक्षिण को दक्षिण बोला गया, दक्षिण को दक्खन, दक्खन करते करते डेक्कन हो गया वो। ऑर्बिटल वेलोसिटी पे एक बात करना चाह रहे हैं, मुझे बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी का इससे रिलेशन तभी हो सकता है जब वो बिल्कुल पास में हो। मैं कह दूं बेटा कि अगर 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 इफ सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ, तो क्या अगर सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ होती है तो क्या बेटा जी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gm/r। क्या मैं इसमें और इसमें रिलेशन बनाऊं तो मैं रिलेशन बोल सकता हूं बेटे कि फिर v एस्केप को लिख सकता हूं बेटे, v एस्केप को लिख सकता हूं। देखो v एस्केप इज इक्वल टू √2gm/r। मैं लिखूंगा √2 और gm/r, तो बेटा इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख दो। √2 रख दो यहां पे और इसको लिख दो बेटे v ऑर्बिटल, √2gm/r। उसमें से √2 हटा दो बेटा, √2 को साइड में लिख दिया, √gm/r को v ऑर्बिटल लिख दिया। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आए हैं। उठाओ PYQ बुक्स देखो, जेई मेन के क्वेश्चन देखो, कईयों क्वेश्चन में, किसमें तो बेटा डायरेक्ट भी पूछा गया है, द रिलेशन बिटवीन एस्केप स्पीड एंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ बॉडी इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो एस्केप और ये दोनों लिख सकते हैं अपने, तो ये दोनों बेटा, ये वाला रिलेशन जो है अपने लिए बहुत जरूरी है। पहले बताओ ओके है ये। अब यहां से आप चाहो तो बेटा फिर वही बात है कि और भी मैं कुछ क्वेश्चन बना सकता हूं मल्टीपल। यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी बेटा, एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। escape speed does not depend on angle, सॉरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिख देता हूं बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को 30 डिग्री पे फेंको, किसी को 60 डिग्री पे फेंको, किसी को कितने भी एंगल पे फेंको, अगर आपने एस्केप स्पीड से फेंका है तो डेफिनेटली बेटे वो एस्केप कर जाएगी। एस्केप स्पीड कहीं पर भी न तो बॉडी के मास पे डिपेंड कर रही है जिसको तुमने फेंका है, ना ही एंगल पे डिपेंड कर रही है। तो इस पर भी बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है बेटे, वो ही हो जाएगा, अ बॉडी ऑफ मास 80 kg and a body of mass 40 kg are thrown at 60 degree and 45 degree respectively. Find ratio of their escape speed। दोनों की बेटे एस्केप स्पीड का रेशो बताना है। क्या आंसर आएगा सुहानी बताओ? 1:1, 1:1। और आंसर में बेटे हम लोग क्या लिखेंगे? एस्केप स्पीड, yes, escape speed does not depend on mass and angle of projection।
ठीक है, मतलब तुम डिफरेंट डिफरेंट मास को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस्केप स्पीड दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि एस्केप स्पीड ना तो मास पे डिपेंड करती है ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है। क्लियर? यहां से हम आगे बढ़े बेटा। अब हम इस वेलोसिटी इसमें, अब बच्चा एक चीज हम लोग अच्छे से समझ गए बेटा, चाहे हम वेलोसिटी पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, ऑर्बिटल वाला पूछ ले, कुछ भी, हमारे को इक्वेशंस पता है। ऑर्बिटल के क्वेश्चन में आप कभी भी फंसो, mv²/r की तरफ आ जाना बेटा। बॉडी को ऊपर फेंकने के क्वेश्चन में फंसो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे जाना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सैटेलाइट के केस में भी आ जाएगी बेटा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। क्वेश्चन आता है कि सैटेलाइट इसमें घूम रही थी, उसको बड़ी ऑर्बिट में घुमवाने में कितना वर्क डन होगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कितनी काइनेटिक आएगी। सिंपल सिंपल बेटे, अगर सिर्फ और सिर्फ उसका ऑर्बिट चेंज करना है तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी। इसके लिए आप लोग जाकर देखें मिशन मंगल। कितने लोगों ने देखी मिशन मंगल? देखिए, कुछ याद है? मिशन मंगल में आराम से जाके बेटा इंजन बंद कर देते थे, स्टेबल ऑर्बिट में आराम से घूमता रहता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। फिर इंजन ऑन करके फिर बड़ी ऑर्बिट में आते थे, बड़ी ऑर्बिट में आते बेटा काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए ना, फिर आकर फिर बंद कर देते थे, फिर आराम से घूमते थे। क्यों? क्योंकि वर्क डन बेटा जीरो था ग्रेविटेशनल फील्ड का। फिर इंजन ऑन करते थे, पेट्रोल खर्च करते थे, फिर बड़ी ऑर्बिट में आते थे। क्या ऐसे ही गए हैं? उन्होंने ही तो, मतलब समझो बेटा पूरा क्वेश्चन ही वैसे डिपेंडेंट है। तो अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि किसी ऑर्बिट में घूम रही है, दूसरी ऑर्बिट में जाए तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये पॉइंट देखना पड़ेगा। देखो बेटा ध्यान से देखना क्या मैं बता रहा हूं। हम आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का खेल। ये खेल बेटा जी किसके किसके लिए हो रहा है? ये हो रहा है सर सैटेलाइट, उपग्रह के केस में। ठीक है, सैटेलाइट एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम, दोनों के लिए बात करें। क्या दोनों वही बात है बेटा? इलेक्ट्रॉन भी तो एक तरह की सैटेलाइट है। अब सुनो, जैसे ही आप पूछोगे काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनना बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। कौन सा v? ऑर्बिटल बेटे, ऑर्बिटल वाले का स्क्वायर करवा। ऑर्बिटल वाले का स्क्वायर क्या होगा? gm/r था स्क्वायर, मतलब सॉरी रूट था बेटे, रूट हटा दो। आपको नहीं लगता कि बेटा ये कुछ gmm/2r है? एक दो बुक्स में, एक दो जगह पे बेटे, या एक दो नोट्स में, मे बी जो भी आप फॉलो करते हो, बाई मिस्टेक माइनस का gmm/2r है। तो जो बहुत धुरंधर नोट्स आप मानते हो ना, या जो भी चीज है, तो उसमें कई बार लिखने में गलती हो जाती है। तो किसी एक दो बढ़िया बुक में थी, तो मैंने कहीं कमेंट देखा कि फॉर्मूला गलत लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, लेकिन वही बात बेटे, लिखने में मिस्टेक मैं कर दूं तो ऐसा नहीं है, वो बाई मिस्टेक हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अब ध्यान से सुनो क्या होगा बेटा। काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट के लिए बात करूं, जल्दी बोलो क्या हो जाएगी? सैटेलाइट के लिए हो जाएगी gmm/2r। यही का यही बोलो बेटे। इस g की जगह मैं लिखूंगा k, कैपिटल M की जगह लिखूंगा Ze, स्मॉल m की जगह लिखूंगा बेटे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन r, सॉरी 2r, r स्क्वायर नहीं बेटे 2r, एनर्जी है 2r। कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा बेटा? क्या मैं इसे k Ze²/2r बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं? जल्दी से मुझे बताइए बेटे जी, पोटेंशियल एनर्जी का खेल यहां पर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का खेल क्या हो जाएगा? आपको लगता है पोटेंशियल एनर्जी बेटा माइनस अट्रैक्शन है, माइनस gmm/r। यहां पे बेटा अट्रैक्शन है माइनस का kZe/r। ये हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको आगे सॉल्व ऐसे कर सकता हूं, माइनस का kZe²/r। टोटल एनर्जी, कर्ण बेटे टोटल एनर्जी। अबे तू तो लाइव देख सकता है मुझे, मतलब सामने। क्या हम लोग सच में लाइव देखते हैं? समझाया था वीडियो, तुमने तो किया था शेयर बेटा, वीडियो वायरल कर दो कि लोग देखें एकदम, है ना, समझे? हाँ बच्चों, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बट याद ही रख लेना, डायरेक्ट वैसे जोड़ के देख लो यार। माइनस का जल्दी बताओ क्या हो जाएगा बेटे? माइनस का gmm/2r। इधर वाले यूनिवर्स में बताओ बेटा जी, माइनस का kZe/2r।
यानी कि मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं -k/z² मैं क्यों कह रहा हूं बेटा, क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं यार, बैठे बैठे एक फॉर्मूला और हो गया। अब आपसे पूछ रहे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर बेटा जी मैं अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा आंसर बन जाएगा? बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सिंपली बेटे, सॉरी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। सही है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या करो, या सॉरी टोटल एनर्जी इंटू 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सही बोल रहा हूं बेटा। अगर तुमने जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या ये बन जाएगा? आप बताओ टोटल एनर्जी ज्यादा है कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? हाउ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी मोर देन टोटल एनर्जी? वो के प्लस ई बेटे दोनों का होता है, माइनस में है तो आपको ये वाला नंबर जो है, ये वाले नंबर में डिवाइड में 2 दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि सर ये छोटा है, तो इस हिसाब से ऐसे बड़ा वैल्यू करोगे। आप बात समझो, माइनस का भी तो साइन है ना, तो इसके डिवाइड में एक्स्ट्रा 2 आ गया तो आपको लग रहा है छोटा हो गया, लेकिन छोटा होने के साथ में माइनस भी है, तो माइनस के आगे छोटा नंबर एक्चुअल में बड़ा नंबर, तो टोटल एनर्जी यहां पे ज्यादा है। आप पूछेंगे सर ये आप क्यों पूछ रहे थे? अभी लो, अभी आप सोचेंगे आप क्यों पूछ रहे थे, अभी बताता हूं बेटा। इसके लिए पूछ रहे थे, चलो इसके लिए पूछ रहे थे बेटा। ये तो तुम आसानी से बता दोगे, मुझे तुम इनमें ये बताओ कि कौन सा है। मतलब चलो एक हेल्प मैं आप लोगों की कर देता हूं बेटा। ये काइनेटिक एनर्जी का है। अब तुम बोलोगे सर ये आर डिस्टेंस के साथ में एनर्जी है, तो हमको भी पता है सर, ये तो हम भी जानते हैं सर। ऑब्वियस सी बात है, जानते हो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज, तो वो तो दिख गया। बाकी दोनों में से टोटल एनर्जी कौन सी है? नीचे वाले दोनों में से, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है बेटा जी? इसी लेक्चर को डिटेल थोड़ा सा पीछे चले जाओ, आराम से तकरीबन आधे घंटे पहले का देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है। इलेक्ट्रिक वाले का भी एग्जांपल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दोनों की फील्ड लाइंस के हिसाब से मैंने प्लस माइनस को जज करके पूरा बताया है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि याद रखने के लिए समझ लो कि अट्रैक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसी लेक्चर को आधा घंटा पीछे ले जाना, जब मैं पढ़ा दूं तो आपको पूरा डिटेल पता लग जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है अट्रैक्शन के केस में। हाँ बताया था भाई, याद है? अब इसमें से टोटल कौन सी है बताओ? ऑब्वियसली पोटेंशियल कौन सी है? मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं बेटा, ये अगर 4 ऑप्शन में बन के आ जाए ना, मोस्टली ये सही कर पाएंगे कि ऊपर काइनेटिक एनर्जी है। इसमें बेटे ज्यादा बच्चे फंस जाएंगे, तो ये आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हो। अब यहां से बेटा क्या मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वाले सिस्टम में भी आराम से कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस वाला सिस्टम भी आपका हो गया। इसको भी तो बोर मॉडल भी तो यही है, mv²/r इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is given by electrostatic attraction of nucleus and electron। उसका डेरिवेशन भी तो यही आता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल निकालते हो वो भी तो ऐसे ही आती है, ठीक है? इस तरीके से काम होता है। ये सही है एकदम, ओके। अब मुझे बताओ कि अगर हमने ये पढ़ लिया है बच्चे, ये पढ़ लिया है, तो अब सैटेलाइट किसी एक ऑर्बिट में घूम रही है बेटे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। चेंज 0 है पर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, ठीक है? इनकेस इफ दे से इट्स मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, दैट्स बेटा वर्क डन 0 है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। दैट डजंट मीन कि काइनेटिक एनर्जी 0। आप बोलो सर काइनेटिक एनर्जी कहां से 0 होगी सर? स्केलर क्वांटिटी है, वो सैटेलाइट आगे चल रही तो स्पीड तो है ही उसकी, वो है और वो घूम रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। जैसे ही ऑर्बिट को चेंज करने का है तो पुराना हिसाब और नए हिसाब में एडजस्टमेंट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है? पहले सर 2r, अब देखो एग्जामिनर साहब फंसाते कैसे क्वेश्चन में। पहले बोलेंगे सैटेलाइट उड़ रही है अर्थ से 2r, अर्थ सरफेस से 2r, तो अब अर्थ सरफेस से 2r, यार ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। जिससे वो 2r बोल रहे हैं, एक्चुअल में 3r है कि नहीं है? वो 3r है, यहां ध्यान रखना
यहां चालाकी करते हैं एग्जामिनर साहब, वो बीच बीच में अर्थ सरफेस से और सेंटर से का डिस्टेंस बदलते रहते हैं, ये चेक करने के लिए कि तुमको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। तो ध्यान रखना कि वो कहां से कहां दे रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 2r से कहते हैं कि 2r से 5r करने में कितना जोर आएगा, पहले समझो 2r नहीं है 3r है, और जिसे वो 5r सरफेस से कह रहे हैं तो सेंटर से 6r हो जाएगा। तो आप देखना बेटे वो 3 से 6 वाला ट्रांजिशन होगा, ठीक है। चलो क्लास के बाद में बेटे ग्रुप में क्वेश्चंस मैं करवाता हूं इसके। मैं अब फटाफट आ जाता हूं बेटे केपलर्स लॉ पे। मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं आज सारे के सारे गए कहां पे यार, तूने कौन से ग्रुप में भेजा है लिंक? अच्छा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं ये सारे के सारे गए कहां पे आज यार, मतलब ये एक ही साथ गायब हो गए क्या सबके सब? बेटा किसी दूसरे यूनिवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं भेज दिया लिंक? नहीं नहीं पब्लिक है ये। नो हाउ इज दैट पॉसिबल, मतलब यार ठीक है चलो कोई बात नहीं बेटे, केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब फिर आज पहले लेक्चर बंद करके पहले पूछूंगा उनसे भाई कहाँ कहाँ पे हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, ताकि पता तो रहे ना। तुम कल कह रहे थे ना सर डबल डबल लेक्चर, अब बेटे डबल लेक्चर कैसे पढ़ाऊंगा सोचो, सुबह क्लास फिर इधर क्लास, फिर यहाँ से 8 बजे तक क्लास, तो डबल, मैं भी तो इंसान हूँ, मशीन थोड़ी हूँ कि डबल लेक्चर पढ़ा दूंगा बेटा, है ना। तो डबल में बड़ा वो होता है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो संडे या बीच बीच में डबल करना तो पड़ेगा। तो अभी जैसे तुमने देखा ना न्यूक्लियस वाला, मैंने आपको बोर मॉडल का थोड़ा बता दिया, तो कुछ कुछ टॉपिक्स जो आगे वाले हैं ना उसमें डबल कर करके जल्दी जल्दी करा लेंगे अपने। तो 12th वाले में थोड़ा स्पीड खींची जा सकती है, वहां बेटे गुंजाइश भी है। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर जहां खींची जा सकती है स्पीड, ऐसे टॉपिक में भी खींचूंगा जहां आपको खुद को दिक्कत नहीं है, उसमें सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस बोलूंगा कि देखो ये पॉइंट पे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सब है। तो जिन जिन पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, है ना। केपलर्स लॉ में फर्स्ट लॉ बोलो क्या है बेटा, लॉ ऑफ ऑर्बिट। Every planet revolves about sun in an elliptical orbit with the sun situated one of its focus. यही होता है, केपलर जी ने बताया था, और इसे सही मायने में मैं बताऊं तो मुझे सम्मान सहित कहना चाहिए टाइको ब्राहे। वैसे तो बेटा जी क्रैश कोर्स की क्लास है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं टाइको ब्राहे जी का नाम भी रहता है, बहुत रिस्पेक्ट है इनके लिए। ऐसा कहा जाता है कि ये इन्होंने ही बनाए थे, फिर ड्यू टू सम रीजन पता नहीं ये खत्म हो गए थे, फिर इनके पेपर किसी ने पब्लिश करवा दिए थे, फिर बताया जाता है कि जब ये खत्म होने वाले थे तो शायद केपलर जी एक दिन उससे पहले मिले थे। तो ऐसी कुछ कहानी है, बताते हैं कि काम सारा इनका था लेकिन छपे इनके नाम। ऐसे पुराने बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिनके लिए नोबल किसी को मिला है, मतलब नाम किसी का हुआ है, किया किसी और ने था। आप तो देखो बेटा खबरें आ जाती है अखबार में, पहले कौन सी खबर आती थी कि कौन आया, किसने किसका कौन सा पीएचडी वाला थीसिस मटेरियल उठाया और अपने नाम से करवा दिया। तो ठीक है अब केपलर्स लॉ अपने लिख देते हैं, बट टाइको ब्राहे जी के लिए हम बात करेंगे। एक्चुअल में बेटा ये इलिप्टिकल ऑर्बिट का सीन यहां से आता है, इधर देखना जल्दी। अब हम इलिप्टिकल ऑर्बिट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा जी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर। बेटा जी ये तो है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस। तो अब मैं जिसकी बात करूं, ये ए जो है हमारे पास बेटा ये सेमी मेजर एक्सिस है, और ये है सेमी माइनर एक्सिस। क्योंकि देखो बड़ा बेटा ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, तो उस मेजर में सेमी मेजर एक्सिस ये है और सेमी माइनर एक्सिस ये है। अब इसके दो फोकस होते हैं बेटे, उन दो फोकस में से यानी एक यहां और एक यहां, तो सन को हमने एक फोकस पे मान लिया है, ठीक है। एक मिनट, कॉल हटा दो, चलो। तो अब बेटे सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की हम लोग बात करते हैं। तो सन यहां पे है बेटे, तो ये कहते हैं कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अबाउट सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो सिर्फ काम की बात लिखूंगा बेटा जी, तो मैं लिखूंगा ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, नंबर 1 पार्ट, ठीक है। अब एक्चुअल मजा तो बेटा दूसरे वाले में है। अब आप देख लें, हम लोग भी सन के चारों तरफ बेटे ऐसे ही घूम रहे हैं, तो समटाइम्स वी आर वेरी क्लोज, समटाइम्स वी आर वेरी दूर। तो इसको पास वाले को कहते हैं पेरी जी या पेरी हेलियन, और इसको कहते हैं बेटे एफेलियन या
अपोजी। ठीक है, स्पेलिंग के लिए बेटा पहले ही माफी मांग लेता हूं, एफेलियन, और इसको कहते हैं बेटा पेरिजी या फिर पेरीहेलियन। ठीक है, एंड एफेलियन इज द सिचुएशन व्हेन द प्लैनेट इज फारदेस्ट टू द सन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते ही नहीं, जब हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते नहीं, इसका मतलब कि हम सन से दूर भी होते हैं, कभी सन से हम पास भी होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कब सन के सबसे नजदीक होते हैं, मतलब कौन से मंथ में अर्थ जो है वो सन के सबसे नजदीक होती है, यानी कि अर्थ जो है वो होती है पेरिजी सिचुएशन यानी पेरीहेलियन सन में, पेरीहेलियन सिचुएशन में। तो अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बताओ। रील बन गई। अब बताओ कौन से मंथ में होता है, बताओ बताओ बताओ। ध्यान से सुन लो बेटा, ध्यान से जाग जाओ बेटे। 2, 3, 4 जनवरी, 2, 3, 4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिन थोड़ा बेटा वो है ना, कैलेंडर में आगे पीछे वो बन जाते हैं। 2, 3, 4 जनवरी जो है, इस टाइम पे अर्थ जो है वो पेरीहेलियन सिचुएशन या पेरिजी सिचुएशन में होती है, यानी कि अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन व्हेन द मंथ इज गोइंग ऑन इज जनवरी, एंड इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी 2, 3 और 4 जनवरी। आप बाकायदा नेट पे चेक करना कि व्हेन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन विच मंथ, तो ये जनवरी आएगा और 2, 3, 4 जनवरी के आसपास आएगा। अब आप सोचो कि उस टाइम पे हम क्लोजेस्ट होते हैं, सबसे दूर कब होते हैं, जून वाले एरिया में होते हैं, जून वाले टाइम में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तुरंत कि सर जब हम क्लोजेस्ट होते हैं तो उस समय पर गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ तो सर्दी पड़ रही होती है, और जब फारदेस्ट होते हैं उस समय पे बेटे सर्दी होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ती है, थैंक्स टू अर्थ रोटेशन एंड टिल्ट ऑफ प्लैनेट विद 23.5 डिग्री। हम यहाँ ऐसे घूम रहे हैं। अब यहां से मैं बल्ब ग्लो कर दूं, और अगर हम इक्वेटर पे होते, ध्यान देना बेटा कि हम लोग ऐसे बेटे अगर यहां होते और सन से बेटा लाइट जो ऐसे आ रही है ना, सीधी लाइट आती और तप जाते हम, जो अफ्रीका तप जाता है, हमारी हालत हो जाती है। लेकिन हम लोग किस में हैं, हम लोग हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि बेटे टिल्ट की वजह से हम लोग इधर आ जाते हैं, यानी हमारा जो एरिया वेक्टर है वो ये हो जाता है बेटा, हमारा एरिया वेक्टर। अब बताओ सन की लाइट ऐसे आकर तो ऐसे जाने से रही, ऐसे तो सन की लाइट रहेगी नहीं, तो सन की लाइट जो है मोस्टली जो है बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो ज्यादातर टेंजेंट बनाकर निकल जाती है हमारे एटमॉस्फेयर से। अर्थ उसको अब्सॉर्ब कर ही नहीं पाती उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां हम रहते हैं, इसलिए जनवरी में ठंडक पड़ जाती है। बात समझना बेटा, जनवरी में हम लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बेटा आप खुद देखो ना कि लाइट जो है वो लाइट ऐसे आके ऐसे तो जाएगी नहीं। अरे अगर ऐसे जा सकती तो बेटा यहां पर हमेशा बर्फ थोड़ी ना जमी रहती। यहाँ पे क्यों 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, क्योंकि टिल्ट होने की वजह से कभी बेटा ये उसमें उजाले में आ जाती बाती, तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। हम लोग क्यों बच जाते हैं जनवरी के महीने में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, हम नॉर्दर्न बेटे टिल्ट होने की वजह से हम यहाँ पर हो जाते हैं, तो हमें जो आसमान दिखाई देता है वो ये है, और सन की लाइट आ रही है ऐसे, वो ऐसे आके ऐसे नहीं जाती। ठीक है, अब ये पूछ सकते हो उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में पता करो। जब यहां सर्दी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ती है, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में, वहां तो खैर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है बेटा। हाँ, जनवरी में हमारे कुछ एरियाज में, जहां पर अभी आप तुरंत बोलेंगे सर सब जगह थोड़ी ना ऐसा होता है, कुछ एरिया में तो सर क्या कहते हैं कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है, वो होता है कोस्टल एरिया, समुद्री इलाका। वहां पे कॉन्सेप्ट किसका आता है, वहां पे हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। वाटर और सन, हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, वाटर की, तो वाटर का जो हीट है बेटा टेम्परेचर इजिली चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वहां से जो एयर, जो समुद्री हवाएं आती हैं, वो लगभग सेम टेम्परेचर को मेंटेन किए रखती हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो सर्दी गर्मी पड़ने का कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान रखना कि हम बच गए। अब सोचो कि अगर अर्थ सन के सबसे नजदीक हो और उसी टाइम में हम एकदम सामने एक्सपोज हो जाए, तो जो हम जून में जाकर एक्सपोज होते हैं, जून में जाकर जब हम सामने आते हैं ना, आपने शायद कभी 8वीं 9वीं 10वीं कभी पढ़ा हो कि सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती हैं पृथ्वी पर, उस टाइम पे सनरेज जो है वो डायरेक्ट हिट करती हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, चलो खैर मैं बता देता हूं बेटा, ये मंथ क्या है, जनवरी। ये अभी शायद आपसे पूछा नहीं जाएगा, उसमें मैंने आपको ये पॉइंट्स डिस्कस जरूर कर दिए, आपको पता जरूर होना चाहिए कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, अब बताओ कि अब ये हमारे पास दोनों पॉइंट है, सन यहां पे बेटा, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट में कोई समस्या है क्या, आप बोलो सर लॉ ऑफ ऑर्बिट समस्या वाला कोई है ही नहीं। इसमें दो ही बातें हैं, प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, पास में होता है तो पेरीहेलियन, दूर होता है तो एफेलियन, और सन एक फोकस पे उसके इलिप्टिकल उसके रहता है।
कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आता है बेटे लॉ ऑफ एरिया। सबसे पहले क्वेश्चन आता है केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, PYQ चेक कर लेना बेटा, पता लग जाएगा कितनी बार आया ये। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। ये क्या कहता है? द लाइन विच जॉइंस सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। बेटा मैं इसको दोबारा से आपके सामने बना देता हूं। यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है बेटा जी, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की इसी वाले से होती है, लॉ ऑफ एरिया यानी कि सेकंड लॉ से। और क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं मैं आपको बताता रहता हूं बेटा। क्वेश्चन के बारे में ये बोलते हैं द लाइन विच जॉइंस सन टू द प्लैनेट। अब सन कहां पे है? सन हमें अच्छे से पता है कि सन हमारे पास यहां पे है। कहीं सिलेंडर की आवाज आ रही है क्या? उठा लो यार सिलेंडर। चलो, ये है बेटा प्लैनेट, ये ऐसे बेटा मूव कर रहा है। चार सिचुएशन, ध्यान पूरा यहाँ पे, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे चाहिए बेटा जी। चार अलग अलग सिचुएशन में आपसे बात कर रहा हूं मैं कि द लाइन विच जॉइंस सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं इसको। द लाइन विच जॉइंस सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया कितने में बेटा? इक्वल टाइम में। स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझा रहा हूं क्या होता है। यहां से अगर आप सोच के देखना मेरे बच्चों, सोच के देखना कि क्या इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, आपको नहीं लगता कि बेटा जी ये एरिया जो है ये थोड़ा सा, इसमें ये डिस्टेंस कम और ये डिस्टेंस ज्यादा है? और जैसे ही यहां आया तो मैं इसकी बात करूं तो बेटा जी यहां पे वही बात है कि यार 1/2 इंटू 6 इंटू 2 इज वेरी मच इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 3। एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की एक साइड है 6, दूसरी साइड है 2। ट्राइंगल का एरिया बताओ। 1/2 इंटू 6 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैंने कहा कि ये जो 6 था ये रह गया बेटे 3 और ये जो 2 था ये हो गया 4। इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। फिर से वही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। अब समझना कि प्लैनेट की मजबूरी क्या है। प्लैनेट जो है अगर उसे इक्वल एरिया मेंटेन रखना है, अगर प्लैनेट को बेटा जी सन के साथ में इक्वल एरिया मेंटेन रखना है, तो प्लैनेट यहां तो ऐसे जा रहा है, यहां पे प्लैनेट ऐसे जा रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो प्लैनेट कहां स्लो हो जाएगा, कहां तक? देखो यहां पे भी उसका एरिया जो बेटे क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटे, यहां पे ये कहते हैं श्रीमान एरियल वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो क्या प्लैनेट को पता नहीं है कि अगर वो यहां पे बेटे जल्दी चला गया तो ये डिस्टेंस जल्दी पार हो जाएगी, तो ये एरिया जल्दी कवर हो गया। और यहां पे बेटा ये डिस्टेंस ज्यादा है, अगर प्लैनेट यहां पर स्लो हो गया तो बेटे और दिक्कत हो जाएगी। तो आप समझो कि प्लैनेट को बहुत अच्छे से पता है कि भाई यहां पे ये डिस्टेंस कम है और एरिया अपने को उतना ही मेंटेन रखना है। तो प्लैनेट कहां पे स्लो होगा, कहां फास्ट होगा? इधर स्लो होगा, इधर फास्ट, क्योंकि प्लैनेट को इधर और इधर जाना है और उसे पता है कि यार ये एरिया और ये एरिया बराबर है, इक्वल टाइम में कवर करना है, तो उसे इक्वल टाइम में ही ये कवर करना है, उतने ही टाइम में ये कवर करना है। तो यहां पे आते ही प्लैनेट हो जाएगा फास्ट और यहां पे बेटा जी प्लैनेट हो जाएगा स्लो। बात समझ लेना अच्छे से। यहां पे जो बेटा हमारे पास में प्लैनेट हो जाएगा वो हो जाएगा स्लो और यहां पे हमारे पास हो जाएगा फास्ट। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जी जो पेरीजी है, पेरीजी मतलब सन के पास, वहां पे पास आते ही हम लोग फास्ट चलने लगते हैं और दूर आते ही बेटे एफएजी या इस वाली पर्टिकुलर जोन में मैं कह दूं बेटे सबसे स्लोवेस्ट हम यहां होते हैं। अब देखो जी यहाँ बेटे मेरी जबरदस्त राइटिंग और बोर्ड वर्क से अब आपको बच के निकलना पड़ेगा कि आपको बेटे समझना पड़ेगा कौन सा पॉइंट क्या है, कि नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हम स्लोवेस्ट कहाँ हैं? एफएजी पे, ठीक है, एफेलियन एफएजी वॉट एवर इट इज। फास्टेस्ट कहां पे है? पेरीहेलियन पे है, ठीक है। कौन से मंथ में अर्थ सबसे फास्ट चल रही है? जनवरी। सबसे स्लो हो जाती है। अब स्लो फास्ट में प्लीज डू नॉट काउंट रोटेशन,
क्या अर्थ कांस्टेंट स्पीड से ही चारों तरफ घूमती है सन के? अब बताना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से बेटा, क्या ये पीरियडिक मोशन है? पीरियडिक है, पीरियडिक है। पता है क्यों पीरियडिक है? पीरियडिक में तो स्पीड बार बार चेंज नहीं होती। बात यह है कि इसकी भी स्पीड जनवरी के महीने में पिछले साल जो थी, इस साल भी उतनी हो जाती है। तो एक फिक्स पॉइंट पर स्पीड सेम है, बट हमेशा सेम नहीं है। बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि जो अर्थ है या प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ जो मूव करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो कांस्टेंट स्पीड से करता है। नहीं, जब दूर जाता है तो स्लो हो जाता है, पास आता है तो तेज होके जाता है बेटा। अब ध्यान से सुनना, याद करो मिशन मंगल। मिशन मंगल में आपने अगर नोटिस किया हो तो वो प्लेनेट के पास से तेज स्पीड से निकल के बेटे स्लो होता है। अगर आपने ऐसा नोटिस किया हो तो आप फिर भी कर लेना बेटा, हो सकता है कि इस चीज का उन्होंने ध्यान दिया हो। तो बताओ, स्पीड कम ज्यादा पता लग गई। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी की बात भी कर सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी की बात भी कर सकता हूं। कौन से पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? पास। पास मतलब पी मतलब पेरिहेलियन, ऐसे याद रखा मैंने। दूसरा बेटे एफेलियन में सबसे कम होती है स्पीड। क्या यहीं से अब मैं एरिया वाला लॉ प्रूव तो नहीं करूंगा आपके सामने, प्रूव नहीं कर रहा हूं बेटे, लेकिन मैं फिर भी उसका फॉर्मूला बता देता हूं। ये जो होता है हमारे पास, ये होता है dA अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन 2m, यानी कि बेटा कांस्टेंट। ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। dA अपॉन dt, आई होप कि इस मोमेंट में बताने की जरूरत नहीं है कि यार जब एरियल वेलोसिटी बोल दिया तो dA, A फॉर एरिया, T for time, so dA upon dt. So change in area with respect to time is equal to angular momentum upon 2 mass, which is a constant. तो aerial velocity हो गई constant। तीन बातें ध्यान रखना, aerial velocity constant, आंसर होता है L/2m। किस पे बेस्ड है? एंगुलर मोमेंटम। पेरिहेलियन पे स्पीड फास्ट, एफिलियन पे सबसे स्लो। क्या कहानी पूरी समझ में आ गई है? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक आदमी के कोई ज्वाइन नहीं है यार, इनको मैं अभी ढूंढूंगा। देखो तो क्या लिख रहा है, आई थिंक में। अब आएगा द वन एंड ओनली थर्ड लॉ। द स्क्वायर ऑफ टाइम विच इज टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अबाउट सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और ध्यान से देखना, सेमी मेजर एक्सिस और एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। ध्यान देना मेरे बच्चों। अभी इससे पहले कि तुम, हाँ अब तुम बोलोगे सर वहां तो t² r³ था। अरे क्यों r³ ना हो? वहां मैंने क्या माना था? सर्कुलर। जब सर्कुलर मानूंगा तो भाई एवरेज डिस्टेंस सम टू द प्लैनेट वही तो होगा ना, तो r होगा। पर एक्चुअल में बच्चे यहां भी r लिख देते हैं। ध्यान देना बेटा कि r नहीं, a³। आइदर यू कॉल इट सेमी मेजर एक्सिस और यू कॉल इट एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द प्लैनेट। अब यहां चालाकी क्या करेंगे, आपको दे देंगे मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की वैल्यू दे देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द प्लैनेट के लिए आपको उसको बेटा क्या करना पड़ेगा? 50% करना पड़ेगा। सेमी मेजर एक्सिस इज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। व्हाई वी आर डीलिंग विद एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द प्लैनेट? व्हाई? तुम बोलोगे सर इलिप्टिकल है, सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है, तो क्या एवरेज डिस्टेंस लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा। आप चाहो तो बेटे, आप चाहो मेरे बच्चे तो ध्यान से ऐसे भी कर सकते हो कि सर हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो। देखो ध्यान से देखो, मैं इसको भी बना देता हूँ बेटा। क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और जैसे कि आपसे मैं कह दूं कि भाई यहां पे है बेटा, तो आप ये और ये भी कर सकते हो बेटा, यहां से और इसके हिसाब से भी r1 + r2 अपॉन 2 भी कर सकते हो। वो भी आपके पास में एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप क्या कह सकते